हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी आज किशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पहले हम भाषा शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे। भाषा शिक्षण क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं, भाषा की विविध बोलियां अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली खड़ी बोली और भाषा, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये भाषा शिक्षण जो हम लोग कर रहे हैं वो हिंदी भाषा के बारे में हम लोग शिक्षण प्रशिक्षण की चर्चा कर रहे हैं। तो पूर्व में हम लोग भाषा का उद्देश्य, खड़ी बोली, भाषा का महत्व, अब आज हम आपको चर्चा करेंगे भाषाई कौशल के बारे में। भाषाई कौशल क्या है, कैसे होता है, इसका महत्व क्या है, कैसे इसको समझना है, इसके बारे में आज हम आपको चर्चा करेंगे। भाषाई कौशल के अंतर्गत 4 कौशलों को रखा जाता है। 4 कौशल को भाषाई कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। पहला है सुनकर समझना। सुनकर समझना। दूसरा है बोलना। तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। भाषा का यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। भाषाई कौशल में 4 जो हैं, इसको L, S, R और W शॉर्टकट में इसको हम बोल सकते हैं। L से लिसनिंग यानी सुन करके, स्पीकिंग, S से स्पीकिंग यानी बोल करके, रीडिंग यानी पढ़ करके, और W यानी राइटिंग, लिख करके। ये 4 जो कौशल है भाषा के कौशल हैं। इनमें से 2 सुनकर समझना तथा बोलना भाषा के मौखिक रूप से संबंधित है। पहला और दूसरा जो है वो भाषा के मौखिक रूप से संबंधित है, जबकि पढ़ना तथा लिखना भाषा के लिखित रूप से संबंधित है। पहले जो 2 कौशल है लिसनिंग और स्पीकिंग, ये मौखिक रूप से संबंधित है, सुनते हैं और बोलते हैं, जबकि पढ़ना और लिखना ये जो है लिखित रूप से संबंधित है। परंपरा के अनुसार इनमें से 2 बोलना और लिखना सक्रिय तथा बाकी बचे 2 सुनकर समझना और पढ़ना निष्क्रिय कहे जाते हैं। सुनकर समझना और पढ़ना, इन 2 कौशलों को निष्क्रिय कौशल कहना कदाचित उचित नहीं है, क्योंकि इनमें भी व्यक्ति को अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, अतः उसकी सक्रिय भागीदारी होती ही है। अब हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनकर समझना और पढ़ना, इन 2 कौशल को भी हम निष्क्रिय कौशल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनमें भी व्यक्ति को अर्थ ग्रहण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। सुनकर समझना और बोलना, इन दोनों से इतना गहरा संबंध है कि इन पर एक साथ विचार करना अधिक सुविधाजनक होगा। सुनकर समझना और बोलना, इन दोनों से बहुत ही गहरा संबंध है,
कहा गया है कि अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बातों को रखता है तो हमें उसकी पूरी पूरी बातों को सुनना चाहिए। ये भाषाई कौशल के अंतर्गत आता है। जब हम उसकी पूरी बात को सुनेंगे, उसके बाद उसका उत्तर हम दे सकते हैं। अगर कोई अपनी बात को हमारे सामने रख रहा है और बीच में ही उसकी बात को हम काट कर देंगे, पूरी बात को नहीं सुनेंगे, तो हम उसका अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसी भी बात को अच्छे से सुनना होता है। भाषाई कौशल का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छा श्रोता होना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि ऊपर कह आए हैं, बालक 4 वर्ष की आयु का होते होते अपनी मातृभाषा के बोलचाल में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के वाक्यों को सुनकर समझने तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार बोलने में और उनका व्याकरण सम्मत उपयोग करने की क्षमता विकसित कर लेता है। 4 वर्ष की आयु तक होते होते कोई भी बालक अपनी मातृभाषा में जो हम बात को बोलते हैं, उस वाक्य को सुनकर समझने तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार बोलने में और उसका व्याकरण सम्मत उपयोग करने की क्षमता वो विकसित कर लेता है 4 वर्ष की आयु होते होते। और आज भी अधिकतर बालक औपचारिक शिक्षा के लिए कहीं 5 और कहीं 6 वर्ष की आयु में शाला में प्रवेश करते हैं। अतः ऐसा समझ लिया जाता है कि पहले 2 कौशलों के विकास के लिए अधिक ध्यान अथवा समय देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु यह एक भ्रामक विचार है। औपचारिक शिक्षा में 5 साल और 6 साल, कहीं कहीं विद्यालयों में 5 साल और 6 साल न्यूनतम आयु रखी गई है। तो उस समय हमारे मन में ये विचार आता है कि ये जो दोनों कौशल है, सुनकर समझना और बोलना, अति आवश्यक नहीं है। लेकिन ये जो हमारा विचार है वो गलत है। अभी तक बालक जिन ध्वनियों का उपयोग करता आया है वे उसकी अपनी बोली की ध्वनियां हैं, जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी मातृभाषा घरों में बोली जाती है। बालक अभी उसी चीज का उपयोग कर रहा है। मानक भाषा में इसके अतिरिक्त कुछ और ध्वनियों का उपयोग हो सकता है। जैसे कि घरों में किसी ध्वनि का उच्चारण हम अपने ढंग से करते हैं, जबकि मानक भाषा में उसका उच्चारण और अर्थ कुछ दूसरा होगा। उस कंडीशन में हमें बच्चों पर ध्यान देना होगा। उसकी मानक भाषा और मातृभाषा में भेद करके मानक भाषा की ओर हमें कन्वर्ट करना होगा। इसका कारण यह आवश्यक है कि शिक्षक उनकी बोली की ध्वनियों की पहचान करे जो मानक भाषा में है पर उनकी बोली में नहीं है, या जिनका रूप मानक भाषा में उनकी बोली के रूप से थोड़ा भिन्न है, और तब बालकों को उन्हें सुनकर विभेद करने तथा सही उच्चारण करने का अभ्यास कराएंगे। मानक भाषा और मातृभाषा दोनों में भेद करके उसका सही उच्चारण करने का अभ्यास कराएंगे। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हमारी भाषा में जो ध्वनियां सार्थक हैं, जिनमें अर्थ भेद करने की क्षमता है, उन्हीं में हम भेद कर पाते हैं। अतः यदि भाषा के दूसरे रूप में कोई ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारी भाषा या बोली में नहीं है, तो हम उन्हें अपनी बोली में उनके निकटतम आने वाली ध्वनियों के रूप में सुनते हैं। और जब हम सुनने में उनमें फर्क नहीं कर पाते तो उनको बोलने का सही उच्चारण
नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, हम उनकी जगह अपनी भाषा या बोली की ध्वनियों का उपयोग करते हैं जो सर्वथा अनुचित है। जिनमें अर्थ भेद करने की क्षमता है उन्हीं में हम भेद कर पाते हैं। भाषा के दूसरे रूप में कई ऐसी ध्वनियां हैं जो हमारी बोली या भाषा में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अपनी बोली में उनके निकटतम आने वाली ध्वनियों को रूप में सुनते हैं जो हमारी भाषा या बोली में नहीं है। तो हमें उनका सही उच्चारण करने में दिक्कत महसूस होता है। तो उस समय शिक्षक को वहीं पे फर्क जो है मानक भाषा में और उसकी मातृभाषा में बच्चे पे उसी समय ध्यान देना होगा। ऐसी ध्वनियों के शिक्षण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए ब्रिज और बुंदेली में स और स ध्वनियों में केवल स का ही उपयोग होता है। अतः ब्रिज और बुंदेली के क्षेत्रों में स के उपयोग के लिए शिक्षक को विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जहां ऐसी स्थिति होती है वहां समस्या के दो भाग होते हैं। एक तो उस ध्वनि का सही उच्चारण करना तथा दूसरा उसका सही स्थिति में उच्चारण करना। यहां फिर एक उदाहरण से स्पष्ट करना उचित प्रतीत होता है। हिंदी में अरबी, फारसी व अंग्रेजी के शब्दों के साथ उनकी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ज ध्वनि का भी उपयोग होता है जो हिंदी की ज ध्वनि से कुछ मिलती जुलती है। इन भाषाओं में यह ध्वनि भी है और कुछ शब्दों में ज का उपयोग होता है और कुछ में ज का। जब हिंदी बोलने वाला व्यक्ति सही उच्चारण सीख लेता है तो उसके सामने समस्या होती है कि कहाँ ज का उपयोग करे और कहाँ ज का, क्योंकि जमीन में ज और मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी के नाम में ज का उपयोग होना चाहिए। पहले इस प्रकार का अंतर करने के लिए इन ध्वनियों को इंगित करने के लिए अक्षर के नीचे बिंदी लगाने का चलन था जो इधर कुछ दशकों से बंद कर दिया गया है। इसके कारण समस्या और कठिन हो गई है। पहले ज का उपयोग जो होता था हिंदी, अरबी, फारसी में तो ज वही है, लेकिन क्या होता था कि ज के नीचे बिंदी लग जाता था अरबी और फारसी में। तो अभी के समय में उसको बंद कर दिया गया है। इसके कारण समस्या और उलझती ही जा रही है। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द बड़ी संख्या में आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्द बड़ी संख्या में आधुनिक हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे जैसे बालक ऊपर की कक्षाओं में पहुंचेगा तो उसे ऐसे शब्द मिलेंगे जिनमें इन भाषा के शब्दों के साथ आई ध्वनियां क, ख, ग, फ, ज, ओ का उपयोग होता है। यहां पर फिर इनके स्थान अपनी बोली की ध्वनियों का उपयोग करने की प्रवृत्ति दिखेगी। इस प्रवृत्ति के कारण अर्थान्वी व्यक्ति में तो अवरोध नहीं होगा क्योंकि ये ध्वनियां हिंदी में अर्थ भेद नहीं करती। फिर भी भाषा का परिष्कृत उच्चारण पढ़े लिखे होने की निशानी तो माना ही जाता है और समाज में उन व्यक्तियों को आदर सम्मान मिलता ही है जो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं। अतः ऐसी भाषा बोलकर समाज में ऊपर उठने की लालसा तो सब में होती है। तब क्यों न समय रहते हम अपने छात्रों को इसमें सहायता कर अपने शिक्षकीय कर्तव्य का निर्वहन करें। इसे इतनी सहायता से सिखाया जाए कि बच्चे इन ध्वनियों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते और उनमें भाषा की ऐसी नफासत के प्रति डर पैदा न हो। जहां तक भाषा के उपयोग का सवाल है
प्राथमिक शाला के स्तर पर बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कम उम्र में बच्चे जितनी तेजी से सीखते हैं और जिस भाषा को ग्रहण करते हैं वो ताउम्र उनको याद रहता है। उनको सीखने की क्षमता पूर्व में जैसे बताया जा चुका है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे सीखने की क्षमता कम होती जाती है। तो प्राथमिक शाला में जब बच्चा प्राइमरी स्तर पे होता है तो हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि उस समय सही भाषा, सही ध्वनि का सही उच्चारण करेगा तब उसको आगे चल करके भाषा शिक्षण में ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक तो यह है कि मानक भाषा में शिष्टाचार निर्वहन से भाषा के रूप छात्र की बोली के रूपों से भिन्न होने की पूरी संभावना है। अतः उन्हें शाला में शिक्षकों के साथ मानक भाषा के रूपों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना तो उचित है, किंतु रूपों का घर तथा परिवार के व्यक्तियों और मित्रों के साथ उपयोग करने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत वहां उन्हें अपनी बोली के रूपों का ही उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरे कारण की चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं कि बालक के मन में अपनी बोली के प्रति हीनता का भाव विकसित न हो पाए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चा मातृभाषा में अपना बोल रहा है तो उसको हमें साथ लेकर ही मानक भाषा में परिवर्तित करना होगा। अपने घर, परिवार, मित्रों आदि के साथ दैनंदिन कार्य व्यापार के लिए बालक की बोली ही संप्रेषण का उपयुक्त माध्यम होता है। जिस प्रकार एक द्विभाषिक बालक दोनों भाषाओं का उपयोग अलग अलग स्थितियों में करता है, उसी प्रकार भाषा की दो बोलियों का उपयोग कर सकने वाले बालक को उनका उपयोग अलग अलग स्थितियों में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि मानक भाषा ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बोली का एक रूप है। हमें बच्चों में मानक भाषा जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है उनको विकसित करना है शिक्षण में, और प्राइमरी स्तर पर हमें विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि प्राइमरी में बच्चे तेजी से सीखते हैं। इस प्रकार एक द्विभाषी बालक अपने दोनों भाषाओं का उपयोग अलग अलग स्थितियों में करता है, उसी प्रकार भाषा की दो बोलियों का उपयोग कर सकने वाले बालक का उनका उपयोग अलग अलग स्थितियों में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि मानक भाषा ही बच्चे के आगे चलकर के काम में आने वाली भाषा होगी। जब वह जैसे जैसे आगे पढ़ाई करेगा तो मानक भाषा ही उसके पढ़ाई में काम आएगी। मातृभाषा तो सिर्फ घरों में बोली जाने वाली एक भाषा है। इन दोनों में सही तरीके से उच्चारण करना, उसका अर्थ समझना, पढ़ना, लिखना, ये सभी कौशल बच्चों में विकसित करना होगा। अब है पढ़ना और लिखना, ये दोनों कौशल जो है भाषा के लिखित रूप से संबद्ध है। पढ़ना होगा और लिखना होगा, जिन्हें बालक शाला में आने के बाद ही सीखता है। और यदि कहें कि ये दो कौशल सिखाना प्राथमिक शाला के शिक्षक का प्रमुख कार्य है तो गलत नहीं होगा। भाषा का लिखित रूप उसके मौखिक रूप की प्रतीकात्मक प्रतिकृति है। दूसरे तरीके से कहें तो लिखा हुआ शब्द बोले हुए शब्द का प्रतीकात्मक चित्र होता है। अतः पढ़ने के समय लिखे हुए प्रतीक को पहले बालक बोले हुए प्रतीक में बदलता है, फिर उसे अर्थ के साथ संबद्ध करता है।
यह प्रतीक शब्द भी हो सकता है और वाक्य भी। प्रतीक शब्द भी हो सकता है और वाक्य भी हो सकता है। यहां यह बात ध्यान में रखनी होगी कि भाषा की अर्थवान इकाई वास्तव में वाक्य ही है। वाक्यों में शब्दों के साथ शब्दकोशीय अर्थ के अतिरिक्त भी अर्थ निहित होता है, जो शब्दों को किस प्रकार पदों में संगठित किया गया है इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शेर, शिकारी और मार डालना को लें तो इन्हें अलग अलग ढंग से संगठित करने से अलग अलग अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शेर ने शिकारी को मार डाला, शेर ने शिकारी को मार डाला, शिकारी ने शेर को मार डाला, शिकारी शेर को मार डालेगा आदि। ये जो शब्द है उससे विभिन्न अर्थ हम बना सकते हैं। अतः भाषा के लिखित रूप से अर्थ ग्रहण करने के लिए बालक को पूरे वाक्य की एक इकाई के रूप में लेना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए पठन शिक्षण के दो प्रकार की विधियों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं? संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक, ये जो दो विधियां हैं, इन विधि को हम प्रयोग में ला सकते हैं बच्चे को पढ़ना और लिखना सिखाने के लिए। संश्लेषणात्मक विधि, इसके अंतर्गत हिंदी पठन शिक्षण में प्रमुख रूप से दो पद्धतियां उपयोग में लाई जाती है। वर्णमाला या 12 खड़ी विधि और अक्षर विधि। विश्लेषणात्मक में क्या होता है? इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से शब्द विधि का उपयोग होता है, किंतु इधर वाक्य को अर्थ की इकाई स्वीकार करने के कारण वाक्य विधि के उपयोग की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। वाक्य विधि से न केवल पठन में प्रगति तेज होती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी आता है, क्योंकि इसमें बालक उचित स्वराभास का उपयोग करता है। कदाचित हिंदी में इस विधि के आधार पर लिखित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, जिस कारण इस उपयुक्त समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इन विधियों को विस्तार में चर्चा में आने वाली इकाई में की जाएगी। ये जो संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक विधियां हैं, आगे के चैप्टर में विधिवत रूप से इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। अब एक है सस्वर वाचन एवं मौन वाचन। बच्चों को हम सस्वर यानी बोल करके भी पढ़ा सकते हैं, उसका शिक्षण करते हैं। और मौन वाचन, इन दोनों में क्या फर्क है, कैसा कौशल है ये? सस्वर वाचन क्या है? प्रजातांत्रिक परंपराओं का तगाजा है कि शिक्षण में प्राथमिकताओं के निर्धारण में हमें दो बातों का ध्यान रखना होगा। पहली तो यह कि शिक्षा जीवन के लिए हो, शिक्षा जीवन के लिए हो, और दूसरी यह कि शिक्षा अधिकतम छात्रों के लिए अधिकतम उपयोगी हो। इसको ध्यान में रखें तो हम पाते हैं कि सस्वर वाचन की अधिकतम छात्रों के जीवन में बहुत सीमित आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता गरिमामय समारोहों में, औपचारिक अवसरों पर, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संगोष्ठियों में, दीक्षांत समारोहों में, प्रतिष्ठित शिक्षार्थियों, सामाजिक और राजनैतिक नेताओं को, विधानसभा और लोकसभा के विशेष अधिवेशनों में, राज्यपालों और राष्ट्रपति की पड़ती है।
अब सोचे कि हमारे विद्यार्थी में से कितनों को सस्वर वाचन की अपने जीवन में आवश्यकता होगी, तो निष्कर्ष होगा कि शायद 0.1% को भी नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारी भाषा शिक्षण की कक्षाओं में सस्वर वाचन को आवश्यकता से अधिक महत्व देकर इस पर व्यर्थ समय और शक्ति को बर्बाद किया जा रहा है? किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की उपयोगिता है। यहां पर कहा जा रहा है कि सस्वर वाचन विधानसभा, लोकसभा के नेता, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संगोष्ठी, केवल इसी में आवश्यकता होती है, तो इनका प्रतिशत बहुत कम होगा। लेकिन प्राइमरी कक्षाओं में जब हम जाते हैं तो सस्वर वाचन के बहुत ही उपयोगिता है। छात्र पठित सामग्री से उचित अर्थ ग्रहण करने में सक्षम है या नहीं, ये सस्वर वाचन से हमें पता चलता है जब बच्चा बोल करके पढ़ता है। सस्वर वाचन का उपयोग किन बातों के लिए किया जाना चाहिए? भाषा के लिखित रूप में अक्सर लंबे लंबे संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों का उपयोग होता है। अतः ऐसे वाक्यों को शब्दों के अर्थपूर्ण समूहों में विभाजित करने की क्षमता विकसित करना। भाषा के लिखित रूप में अक्सर कुछ ऐसे शब्दों का समावेश होता है जो साधारण बोलचाल की भाषा में उपयोग नहीं आते। ऐसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण की क्षमता विकसित करना। उचित स्थानों पर विराम, उचित स्थानों पर बलाघात का उपयोग तथा वाक्य में उचित स्वराघात का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहां पर विराम चिन्ह है, कहां पर कॉमा है, सस्वर वाचन से हमें भाषा के इस कौशल को सीखने की क्षमता विकसित होती है। चारों शब्दों में कितने अर्थ अभिव्यक्त किए जा सकते हैं, इससे सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। रोको मत जाने दो। यदि विराम रोको के बाद हो तो एक अर्थ की अभिव्यक्ति होगी, किंतु वह मत के बाद हो तो एक मत एकदम पलट जाएगा। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के बलाघात तथा स्वराघात का उपयोग में यह आदेश या निवेदन के साथ में उपयोग किया जा सकता है। मौन वाचन में क्या है? मौन वाचन की आवश्यकता करीब करीब सभी छात्रों को जीवन भर होती है। इसमें हम बोल करके नहीं पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं। सबसे पहले तो इसका उपयोग उसे अपने शैक्षिक जीवन में विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए करना होता है और फिर बाद में जीवन पर्यंत समाचार पत्र, अन्य पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास, कविता और अन्य ज्ञानवर्धक साहित्य के अतिरिक्त अपने कार्य व्यापार से संबंधित साहित्य को पढ़ने के लिए करना होता है तथा प्राथमिक स्तर के बाद अधिकतर समय मौन वाचन के शिक्षण तथा अभ्यास को दिया जाना चाहिए। किसी भी शिक्षार्थी को जीवन भर मौन वाचन, ऐसे कहीं समाचार पत्र हम पढ़ रहे हैं, पत्रिकाएं पढ़ रहे हैं, कहानी, उपन्यास, तो चिल्ला करके नहीं पढ़ सकते हैं, उसका मौन वाचन ही कर सकते हैं। या आपने किसी विषय वस्तु से, किसी विषय वस्तु के बारे में गहन जानकारी हम हासिल कर रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग का छात्र हो, कोई सीए का छात्र हो, तो उन स्थितियों में मौन वाचन ही होगा। सस्वर वाचन केवल प्राथमिक स्तर पर होता है, जो बच्चों को एकाग्रता को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। मौन वाचन के भी दो रूप है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन का उपयोग शैक्षिक जीवन में साहित्य की विविध विधाओं के रसास्वादन तथा आलोचनात्मक व्याख्या, विश्लेषण और सराहना के लिए तथा विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए भी आवश्यक होता है।
आगे चलकर अपने कार्य व्यापार से संबंधित साहित्य के लिए भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। द्रुत वाचन की आवश्यकता समाचार पत्र, अन्य पत्रिका, उपन्यास, कहानी, लेख या अन्य ज्ञानवर्धक साहित्य के लिए होती है। इस लिहाज से देखें तो द्रुत वाचन की आवश्यकता शैक्षिक जीवन के बाद होती है, क्योंकि समाचार पत्र को हमें जल्दी, दिन में तो समाचार पत्र पढ़ते नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ करके किसी अपने अन्य काम में जाएंगे। भाषा शिक्षण के इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिला, इसका सारांश यहां पर दिया हुआ है। मनुष्य के छोटे से छोटे समुदाय के पास अपनी भाषा होती है। मनुष्य के छोटे से छोटे समुदाय के पास भी अपनी भाषा होती है। बालक जिस भाषा के वातावरण में पलता है उस भाषा को चेतन प्रयत्न अथवा औपचारिक शिक्षण के बिना अर्जित कर लेता है। जिस परिवेश में पलता है तो उस भाषा को वह बिना शिक्षण प्रशिक्षण के वो ज्ञान अर्जित कर लेता है। भाषा अर्जन की क्षमता 6 से 7 वर्ष की आयु तक चरम पे होती है तथा बाद में तेजी से कम होने लगती है और यौनावस्था के बाद अत्यधिक कम हो जाती है। भाषा में ध्वनि और अर्थ का सीधा संबंध नहीं होता है। ध्वनियां केवल अर्थ भेद करने का काम करती है। भाषा में ध्वनि श्रृंखला और अर्थ का संबंध समुदाय की इच्छा अनुसार होता है, तर्क सम्मत नहीं। भाषा का उपयोग होता है निर्देशों के आदान प्रदान के लिए, सूचना, समाचारों एवं जानकारी के आदान प्रदान के लिए, विचारों एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति और संप्रेषण के लिए और शिष्टाचार के निर्वहन के लिए। भाषा मनुष्य को पशुओं से अलग करती है। भाषा समुदाय की परंपरा एवं संस्कृति की निरंतरता बनाए रखने का साधन है। भाषा चिंता मनन का माध्यम है। भाषा के कारण ही विज्ञान, तकनीकी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रगति हो सकी है। बोली मानक भाषा का एक निम्न स्तरीय रूप नहीं है। मानक भाषा की बोली के समान भाषा का एक रूप है। तो इस चैप्टर में हम इतना सब पढ़ाई किए। अब आगे जो हम पढ़ाई किए, जो आज शिक्षण प्रशिक्षण हुआ, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आने वाला ये क्वेश्चन है। शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जितने भी सारी परीक्षाएं हैं, एग्जाम्स हैं, सीटेट हो, बीटेट हो, रिट हो, सब एग्जाम्स में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। संवाद के साधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? संवाद के साधन के रूप में कौन सा उदाहरण है? टेलीफोन, ईमेल, बातचीत, इंस्टाग्राम। यहां पर इसका आंसर सी होगा। संवाद के साधन के रूप में हम बातचीत करेंगे। इंस्टाग्राम, ईमेल से बातचीत हम नहीं कर सकते हैं, किसी को संप्रेषित नहीं कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर बातचीत हमें करना होगा। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पुस्तकें पढ़ना, बोलना और सुनना, वीडियो देखना, स्कूल जाना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है बोलना और सुनना। भाषा सीखने का सबसे अच्छा तरीका है।
किसका उपयोग करके हम भाषा सीख सकते हैं? टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट या सभी उपरोक्त से? भाषा हम किस तरह से सीख सकते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट सारी जगहों पे हमें भाषा शिक्षण सामग्री है। व्यक्ति के भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? अनुवादक, गेम, समय समय पर अभ्यास, उपरोक्त सभी? व्यक्ति के भाषा कौशल के विकास के लिए सबसे है समय समय पर अभ्यास। भाषा सीखने के लिए किसे सुनना चाहिए? केवल शिक्षक, दोस्त, प्रोफेशनल, सभी उपरोक्त? भाषा सीखने के लिए हम ये जो 3 ऑप्शन है तीनों से सीख सकते हैं, तो डी इसका आंसर होगा। भाषा सीखने का सबसे सहज तरीका क्या है? सिखाना, सुनना और बोलना, पढ़ना और खेलना। तो भाषा सीखने का जैसा अभी हम चर्चा किए, सुनना और बोलना। सुन करके और बोल करके बहुत लोग सीख सकते हैं। जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं वो भाषा कैसे सीखे हैं? सुन करके और बोल करके। भाषा कौशल में सुधार के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? बोलना अभ्यास, विचार विमर्श, संगठन की ओर, और डी है तीनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बोलना अभ्यास। भाषा कौशल में सुधार उसी के अनुसार कर सकते हैं। यहां पर सही शब्द का चयन करने को दिया गया है। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, लिसनिंग। हम पहले भी चर्चा किए जब एल, एस, आर और डब्ल्यू, तो सबसे पहले क्या आता है? लिसनिंग। अच्छा वक्ता तभी होगा जब वो अच्छा श्रोता होगा। किसे सुनने के द्वारा भाषा कौशल सुधारा जा सकता है? पॉडकास्ट, गाना, समाचार या डी सभी उपरोक्त? तो यहां पे इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। भाषा सीखने में किस उपाय का सहारा लेना चाहिए? निरंतर अभ्यास, व्यायाम, सिनेमा देखना, स्कूल जाना? इसका आंसर होगा ए, निरंतर अभ्यास। भाषाई कौशल पढ़ाना का मतलब क्या है? एक भाषा का अध्ययन करना, दूसरे को भाषा सिखाना, पुस्तकों का पठन करना, भाषा से संबंधित प्रश्नों का समाधान करना। तो इसका आंसर होगा दूसरों को भाषा सिखाना। अगला क्वेश्चन है अच्छे भाषाई कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? विद्यालय में सफलता के लिए, समाज में साझेदारी के लिए, व्यवसायिक विकास के लिए या सभी उपरोक्त? तो इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त, क्योंकि विद्यालय में सफलता हो या समाज में साझेदारी हो या व्यवसायिक विकास तभी होगा जब हमारे पास अच्छा लैंग्वेज स्किल होगा। भाषाई कौशल पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? भाषाई कौशल पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका ऑप्शन है व्याकरण का अध्ययन, भाषा, खेल और गतिविधियां, सुनने और बोलने की प्रैक्टिस
या सभी उपरोक्त। तो यहां पर भी इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। शिक्षकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषाई कौशल क्या है? पाठ योजना, समर्थन और प्रेरणा, परीक्षण या सभी उपरोक्त। यहां पे इसका आंसर होगा समर्थन और प्रेरणा। भाषाई कौशल का विकास किसके द्वारा होता है? केवल शिक्षक, छात्रों का समर्थन, सरकारी नीतियों से या सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा बी, छात्रों का समर्थन। भाषाई कौशल के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? नियमित अभ्यास, परीक्षण, विद्यालयीन प्रदर्शन या सभी उपरोक्त। इसका आंसर होगा ए, नियमित अभ्यास। भाषाई कौशल पढ़ाने में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? गणना, समर्थन, प्रश्न और प्रेरणा। इसका आंसर होगा प्रेरणा। भाषाई कौशल पढ़ाने के लिए सबसे अधिक प्रभावी विधान क्या है? समर्थन और प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, व्यवसायिक प्रशिक्षण, सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा समर्थन और प्रेरणा। भाषाई कौशल की दृष्टि से शिक्षक की भूमिका क्या है? पाठ योजना, समर्थन प्रदान करना, परीक्षण करना या सभी उपरोक्त। इसका आंसर होगा समर्थन प्रदान करना। भाषाई कौशल पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? पाठ योजना, पाठ्यक्रम पुस्तकें, विभिन्न भाषा स्रोत या सभी उपरोक्त। तो इसका आंसर होगा सभी उपरोक्त। तो आज आप लोग के सामने ये 20 क्वेश्चन थे। भाषा शिक्षण से संबंधित ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। आगे दूसरे दिन हम किसी दूसरे विषय वस्तु को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।